सभी को नमस्कार। मैं रफ़ीक अहमद लीनियर अलजेब्रा की इस क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। इन लास्ट वीडियो वी हैव प्रूव्ड a theorem that number of elements in any two bases of a finite dimensional vector space is equal। किन्हीं दो भिन्न भिन्न आधारों में अवयवों की संख्या समान होती है किसी भी परिमित विमीय सदिश समष्टि के लिए। हम आज भी एक थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सटेंशन थ्योरम या विस्तार प्रमेय। इस थ्योरम में हम क्या प्रूव करेंगे उस पर आने से पहले मैं पिछले वीडियोस में पढ़े हुए उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करना चाहूँगा जो पिछली दो थ्योरम्स में भी काफ़ी यूज़ हुए थे और इस थ्योरम में भी यूज़ होंगे। पहली बात तो यह है कि अगर कोई समुच्चय एसआर एलडी है, यानी कोई समुच्चय एलडी होता है या कोई समुच्चय एलआई होता है, तो उसकी किन विशेषताओं का हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। अगर कोई समुच्चय एलडी होता है तो इसकी विशेषता ये होती है कि इस समुच्चय में जितने भी वेक्टर्स हैं उनमें से कोई ना कोई वेक्टर ऐसा ज़रूर होता है जो अपने पूर्ववर्ती सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। अगर एस एलडी है तो फिर ऐसा होगा ही कि एस के जितने भी सदिश हैं उनमें से कोई ना कोई सदिश ऐसा होगा जो उससे पहले आने वाले सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ये तो एलडी होने पर होता है। इसके साथ ही ऐसा भी होता है कि एस अगर एलडी है तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर पूर्ववर्ती की बात ना करें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई समुच्चय एलडी होता है तो उसके कोई ना कोई सदिश या उसका कोई ना कोई सदिश ऐसा ज़रूर होता है जो उसी के कुछ सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मान लें कि इस समुच्चय में 7 वेक्टर्स हैं अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा 7 तक और ये एलडी है, तो फिर ऐसा ज़रूर होगा कि इसका कोई वेक्टर अपने पूर्ववर्ती का रैखिक संचय होगा। जैसे हो सकता है दूसरा वाला पहले वाले का रैखिक संचय हो, या तीसरा वाला पहले दोनों का रैखिक संचय हो, या छठा वेक्टर पहले 5 का लीनियर कॉम्बिनेशन हो, या सातवां वेक्टर पहले 6 का लीनियर कॉम्बिनेशन हो। या ये भी होगा, और ये भी होगा जब एस एल डी होगा तो कि इसका कोई ना कोई वेक्टर इसी की कुछ वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। जैसे उदाहरण के लिए तीसरा वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए दूसरे, पाँचवें और छठे का, ऐसे भी हो सकता है, शेष सभी का या शेष में से कुछ का। ये तो एलडी की बात होती है। और दूसरी बात, इसी से निकाला हुआ निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई समुच्चय एलआई है तो जाहिर है कि ऐसा नहीं होगा। कैसा? कि उसी का कोई वेक्टर उसी की कुछ वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए, क्योंकि वैसा हो जाने पर तो एलडी हो जाता है। अगर कोई समुच्चय एलआई है तो हमें क्या जानकारी मिल जाती है कि इस समुच्चय में जितने भी वेक्टर्स हैं, मान लो कि बीटा करके हैं, बीटा 1 बीटा 2, और फॉर एग्जांपल मान लें कि बीटा 6, 6 वेक्टर हैं, और अगर ये एलआई है तो हमें क्या पता लगेगा कि इस समुच्चय का कोई सा भी वेक्टर इसी समुच्चय के कुछ अथवा सभी सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। जब हमें ये जानकारी है कि ये समुच्चय एलआई है तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जैसे इसका कोई भी वेक्टर है, उदाहरण के लिए मैंने ले लिया इसका चौथा वेक्टर b4, तो b4 कैन नॉट बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल और सम वेक्टर्स ऑफ t। अगर हम ये कहें कि बीटा 4 बीटा 1 बीटा 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, यानी a1 बीटा 1 प्लस a2 बीटा 2, ऐसे नहीं लिखा जा सकता, या इसके 4 वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या इसके सभी वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिखा जा सकता।
तो ये लाइन क्या है, दोबारा याद रखें, दोबारा बोलता हूँ, एलआई समुच्चय का कोई भी वेक्टर उसी समुच्चय के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसी समुच्चय के सभी वेक्टर्स के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता, और उसी समुच्चय के कुछ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता। तो एक तो एल का ये गुणधर्म और उसी से निकला है एल का ये गुणधर्म। और एल के इस गुणधर्म के बाद एक और प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ भी की है पिछली थ्योरम्स में और इसमें भी यूज़ करेंगे, वो ये है कि अगर कोई समुच्चय एल है और एल होने के साथ साथ वो जनक भी है मेन वेक्टर स्पेस का, ऐसा कोई सेट है जो एल है और जनक है, मान लो यही मान लें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा 7, ये एल भी है और जनक भी है। तो एल होने के कारण तो हम ये कहेंगे कि इसके सदिशों में से कोई ना कोई ऐसा है जो अपने पूर्ववर्ती का रैखिक संचय है, और जो भी सदिश इसमें ऐसा है जो अपने पूर्ववर्ती का रैखिक संचय है उसे हटा दें तो इसका जो एक सबसेट आएगा एक वेक्टर हटाने के बाद वो भी जनक बना रहेगा। यानी उस वेक्टर को हटा देने से इसके जनक होने के गुणधर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनक ये तब भी रहेगा अगर हमने वो वाला वेक्टर हटाया है जो अपने पूर्ववर्ती का कॉम्बिनेशन है, और ऐसा वेक्टर होगा ही। तो इस तरह से हम एल समुच्चय अगर जनक हो तो उसका एक सबसेट प्राप्त कर लेते हैं कि वो भी जनक बना रहता है, और इस तरह से सदिशों की निष्कासन की प्रक्रिया लगाई जाती है। तो ये मैंने एक्सटेंशन थ्योरम शुरू करने से पहले उन बातों को एक बार रिवाइज किया है जो इससे पिछली थ्योरम में भी यूज़ हुई थी और इस थ्योरम में भी यूज़ होंगी। अब हम आते हैं एक्सटेंशन थ्योरम पर। एक्सटेंशन थ्योरम या विस्तार प्रमेय का स्टेटमेंट यह है, परिमित विमीय सदिश समष्टि का प्रत्येक एलआई समुच्चय या तो स्वयं ही आधार होता है, और अगर वो आधार नहीं है तो उसे विस्तृत करके आधार बनाया जा सकता है। और विस्तृत करके का मतलब उसमें कुछ और वेक्टर मिलाने पड़ेंगे और वो आधार बन जाएगा। यानी कोई भी एलआई समुच्चय या तो अपने आप में ही आधार हो और ना हो तो उसमें कुछ वेक्टर और बढ़ाकर उसे आधार बनाया जा सकता है। एवरी एलआई सेट of a finite dimensional vector space is either basis or it can be extended to form a basis। इसी स्टेटमेंट को दूसरे ढंग से ऐसे लिख सकते हैं कि परिमित विमीय सदिश समष्टि का प्रत्येक एलआई समुच्चय इसकी किसी आधार का उपसमुच्चय होता है। एवरी एलआई set of a finite dimensional vector space is a subset of a basis। जैसे अगर हमें ये पता है कि S एलआई सेट है किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V का, तो या तो ये स्वयं ही आधार होगा, बेसिस होगा, या फिर ये किसी आधार का उपसमुच्चय होगा। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो ये तो हो गया कि विस्तार प्रमेय में प्रूव क्या करना है। एलआई समुच्चय या तो खुद ही आधार होता है और नहीं होता है तो उसमें कुछ वेक्टर और बढ़ाकर उसका एक सुपर सेट बन जाएगा, वो जरूर आधार हो जाएगा। तो हम इस बात को ऐसे कहते हैं कि प्रत्येक एलआई समुच्चय कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस। एवरी एलआई सेट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस। हर एलआई समुच्चय को
बढ़ाकर आधार बनाया जा सकता है, और बढ़ाने का मतलब है कि उसमें कुछ वेक्टर और मिलाकर। थ्योरम का ये स्टेटमेंट हो गया। अब हम इसके प्रूफ पर आए। प्रूफ में जैसा कि हम करते हैं, स्टेटमेंट में क्या क्या हमें गिवन है पहले हम वो लिखते हैं, उसके बाद क्या प्रूव करना है उस पर चलते हैं। तो प्रूफ में V/F कोई परिमित विमीय सदिश समष्टि है, ये हमें दे ही रखी है। और परिमित विमीय का मतलब अब बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बार हम बता चुके हैं और आपको पता भी है। अगर ये परिमित विमीय है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई परिमित समुच्चय इसका जनक होगा, जिसका एक एलआई समुच्चय S बराबर सेट ऑफ α1, α2 अप टू αm है। यानी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V/F का एक एलआई सेट है S। अब हमें प्रूव क्या करना है? अगर ये एलआई है तो हमें प्रूव करना है कि या तो ये खुद ही आधार होगा, और अगर ये आधार नहीं है तो इसका सुपर सेट कोई ना कोई आधार होगा, ये प्रूव करना है। तो मान लेते हैं कि ये आधार, क्योंकि अगर ये आधार है, हम जानते हैं कि एलआई समुच्चय कब आधार होता है? एलआई समुच्चय अगर जनक भी हो तो आधार हो जाता है, और अगर एलआई समुच्चय ऐसा है कि वो केवल एलआई समुच्चय जनक नहीं है तो वो आधार नहीं होता है। तो ये एलआई समुच्चय तो है, अब या तो ये आधार होगा अथवा नहीं होगा। अगर ये आधार होगा वी का तो हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना है, क्योंकि प्रूव क्या करना था कि या तो ये स्वयं ही आधार होता है या इसे विस्तृत करके आधार बनाया जा सकता है। तो हम मान लेते हैं कि ये स्वयं आधार नहीं है। तो अब हम यहाँ पर आ गए कि जो S है ये एलआई समुच्चय तो है, लेकिन ये आधार नहीं है। अब हम प्रूव करेंगे कि इस S का सुपरसेट कोई ना कोई V का आधार अवश्य होगा, या पुनः दूसरे शब्दों में कहें तो S में जितने वेक्टर हैं उनमें कुछ वेक्टर और बढ़ाने पड़ेंगे और तब ये आधार बन जाएगा। ये प्रूव करना है। अब क्योंकि ये वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है एंड वी हैव प्रूव्ड दैट एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज ए बेसिस, हर परिमित विमीय सदिश समष्टि का कोई ना कोई आधार तो होता ही है। ये आधार नहीं है लेकिन कोई ना कोई आधार तो होगा। तो हमने ले लिया कि V जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है उसका एक आधार है B, सेट को नाम दे दिया B, और उसमें वेक्टर्स ले लिए β1 से βn तक कुल n वेक्टर्स, और हमने ये मान के चल रहे हैं कि ये आधार है, होगा ज़रूर आधार कोई ना कोई, तो उसको नाम दे दिया है। तो अब S तो केवल एलआई समुच्चय जो कि आधार नहीं है, और B V का एक आधार है। अब हम एक और सेट बना रहे हैं, तीसरा, S के अवयवों और B के अवयवों को मिलाकर, और उस सेट को हम नाम दे रहे हैं T, दैट इज T इज इक्वल टू S यूनियन B। और इसमें पहले S के अवयव रख रहे हैं और उसके बाद B के। तो S के सभी अवयव और B के सभी अवयव मिलाकर नया सेट बना लिया T। अब इस T के बारे में हमें क्या करना है? तो सबसे पहले तो हम ये कहें कि क्योंकि T जो है S और B दोनों का यूनियन है तो दोनों का ही सुपर सेट होगा, ये तो क्लियर दिख ही रहा है। ये B भी सबसेट है इस T का, और ये S भी सबसेट है इस T का। अब क्योंकि B आधार है और B LI भी है, B आधार है इसलिए B LI भी होगा और जनक भी होगा। आधार की परिभाषा यही होती है। B आधार है तो पहली बात तो ये LI होगा और दूसरी बात जनक होगा V का। एक बात हमने पहले प्रूव भी की है और पिछली थ्योरम्स में यूज भी की है कि आधार जो होता है वो अपने आप में एक जनक होता है, और जनक का सुपर सेट हमेशा जनक होता है। यानी कोई सेट अगर जनक है और उसका सुपर सेट ले लें तो वो भी जनक होगा। ये बात हमने कैसे प्रूव की थी? हमने ये प्रूव किया था कि अगर दो समुच्चयों S और T, S T का सबसेट हो तो LS सबसेट होता है LT का। ये हमने प्रूव किया था। अब अगर मान लो S
जनक है तो एल एस बराबर वी होगा, और जब एल एस ही वी के बराबर है तो एल टी तो वी के बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि एल एस ही मेन वेक्टर स्पेस के बराबर हो गया तो उसका सुपरसेट और बड़ा नहीं हो सकता, उसके वो भी मेन वेक्टर स्पेस के बराबर होगा, क्योंकि मेन वेक्टर स्पेस से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। तो अगर कोई सेट जनक है तो उसका सुपरसेट भी जनक होता है। इस बात का हमने इससे पिछले वीडियो में भी उपयोग किया था। खैर, हम यहाँ पर आए, हमने ये बी एस तो एक एलआई समुच्चय ले रखा है, बी एक आधार है, और एस और बी के अवयवों को मिलाकर एक नया सेट बनाया है टी, जिसमें एस के अवयव पहले रखे हैं और बी के अवयव बाद में रखे हैं। क्योंकि बी जनक है और बी का सुपरसेट है टी, अतः टी भी जनक होगा। यहाँ पर बी का तो सुपरसेट है ही टी, एस का भी सुपरसेट है टी, जिसका उपयोग हम बाद में करेंगे, क्योंकि टी दोनों का यूनियन है तो दोनों का ही सुपरसेट होगा, अर्थात दोनों यानी कि बी और एस इस टी के सबसेट होंगे। तो बी जनक है और बी का सुपरसेट टी है तो टी भी जनक होगा। एक पॉइंट तो हमने ये प्रूव कर लिया। इसके बाद हम क्या कहने जा रहे हैं, हम जानते हैं कि आधार के अवयवों के संचय के रूप में वेक्टर स्पेस के किसी भी अवयव को व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि आधार जनक होता है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ इट्स बेसिस। अगर हमें ये पता है कि ये बी आधार है तो इस बी के सदिशों के कॉम्बिनेशन के रूप में, इन वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन के रूप में मेन वेक्टर स्पेस वी का कोई सा भी वेक्टर व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि ये आधार है और आधार होने के कारण जनक है। तो हम यहाँ पर आए कि पुनः बी आधार है, अतः प्रत्येक अल्फा सदिश, यानी ये जो एस के वेक्टर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एम, ये एस के हैं तो वी के भी हैं, वी के तो सभी हैं, तो इनको आधार के अवयवों के कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अल्फा 1 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बीटा वेक्टर्स, अल्फा 2 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बीटा वेक्टर्स। सभी अल्फा सदिश इन सदिशों के संचय के रूप में लिखे जा सकते हैं, क्योंकि ये आधार है। तो बी आधार है, अतः प्रत्येक अल्फा सदिश सभी बीटा सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और इसलिए टी एल डी है। अब ध्यान दें इस बात पर, टी एल डी है, ये निष्कर्ष कैसे निकला कि टी में जो वेक्टर्स हैं, टी में जो वेक्टर्स हैं उनमें से ये वाले वेक्टर इन वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन के रूप में लिखे जा सकते हैं, और किसी समुच्चय का कोई वेक्टर उसी समुच्चय के वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता हो तो वो समुच्चय एलडी हो जाता है। उस कंसेप्ट का हमने यहाँ यूज़ कर लिया, जो इस थ्योरम के स्टार्ट करने से पहले हमने समझा था। तो टी इसलिए एलडी हो गया क्योंकि टी के ही वेक्टर्स अल्फा वाले, टी के ही वेक्टर्स बीटा वाले का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और वो क्यों है, वो कारण हमने दे रखा है। तो टी जनक है और टी एलडी है, यहां तक हम आ गए। यहां पर हमें एक एलआई समुच्चय एस दे रखा है और वो जनक नहीं है, यानी वो केवल एलआई है, आधार नहीं है। और हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि उसका कोई ना कोई सुपरसेट आधार होगा एस का। हमने एक आधार लिया, क्योंकि एक आधार तो होगा ही कम से कम, क्योंकि वी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और वो आधार लिया बी, और फिर बी और एस के अवयवों को मिलाकर बनाया टी। और टी के बारे में हमने दो बातें यहाँ स्थापित कर ली। पहली तो ये कि ये जो टी बना है ये भी वी का जनक है और ये एल डी है, जनक एंड एल डी। अब याद करो अस्तित्व प्रमेय का प्रोसेस, एग्जिस्टेंस थ्योरम में हमने क्या प्रोसेस लिया था। वहाँ पर हमारे पास एक एल डी समुच्चय था जो जनक भी था, फिर उसमें से हमने वेक्टर हटा कर आधार प्राप्त किया था। सेम वही प्रोसेस अब इस टी पर लग जाएगा। टी जनक है और टी एल डी है। अब पहले इसके एल डी होने का उपयोग करें, क्योंकि टी एल डी है अतः टी का कोई सदिश अपने पूर्ववर्ती सदिशों का एलसी होगा, एलडी का गुणधर्म। अब ये जो टी है
इसके एल डी होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि इस टी का कोई ना कोई वेक्टर अपने पूर्ववर्ती का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अब क्या वो वेक्टर अल्फा वालों में से होगा या वो वेक्टर बीटा वालों में से होगा? वो वेक्टर अल्फा वालों में से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर वो वेक्टर अल्फा वालों में से है, उदाहरण के लिए वो वेक्टर मान लो अल्फा 5 है जो अपने पूर्ववर्ती का संचय है, तो अगर अल्फा 5 अपने पूर्ववर्ती का संचय है तो किन का संचय है? वो संचय होगा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 का। यानी एक अल्फा वाला वेक्टर ही अल्फा वाले वेक्टरों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि एस एल आई है। एस एल आई है तो एस के वेक्टर्स एस के ही वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिखे जा सकते, परंतु टी का कोई ना कोई वेक्टर अपने पूर्ववर्ती का संचय है और वो अल्फा वालों में से नहीं हो सकता, तो फिर वो बीटा वालों में से होगा। तो बीटा वालों में से ही कोई वेक्टर ऐसा है जो अपने पूर्ववर्तियों का रैखिक संचय होगा। तो टी एल डी है, अतः टी का कोई सदिश अपने पूर्ववर्ती का एल सी होगा। एस के एल आई होने के कारण कोई भी अल्फा सदिश केवल अल्फा सदिशों का ही लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। अतः टी का वह सदिश जो अपने पूर्ववर्ती सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन है वो कोई बीटा सदिश ही होगा। मान लो कि वो बीटा आई है, तो टी में टी के एल डी होने के कारण हमने ये स्थापित कर लिया कि टी में एक वेक्टर कम से कम ऐसा है और वो बीटा वालों में से ही होगा जो अपने पूर्ववर्ती का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और उसको नाम दे दिया बीटा आई। इस वेक्टर बीटा आई को टी से निष्कासित कर दें तो जो शेष समुच्चय बचेगा उसको नाम दे दिया T1, जिसमें सभी अल्फा वेक्टर रहेंगे क्योंकि निष्कासित होने वाला वेक्टर अल्फा वाला नहीं है, और बीटा वालों में से एक हट जाएगा बीटा आई, यानी बीटा 1 से बीटा आई माइनस 1 तक, और उसके बाद बीटा आई नहीं होगा और बीटा आई प्लस 1 से बीटा एन। तो जो वेक्टर अपने पूर्ववर्ती का संचय है उसे हटा दिया तो बाकी बचा समुच्चय भी एल डी होगा। वही बात जो हमने 2-3 बार पहले भी यूज़ कर ली है कि अगर कोई समुच्चय जनक समुच्चय है और वो एल डी है तो उसमें कोई ना कोई वेक्टर अपने पूर्ववर्ती का रैखिक संचय होता है, और जो वेक्टर अपने पूर्ववर्ती का रैखिक संचय होता है उसे हटा दो तो भी वो जनक था, जनक रहेगा। तो एक बीटा वेक्टर हटाने के बाद प्राप्त समुच्चय T1 भी जनक रहेगा और वो S का सुपरसेट भी रहेगा। T भी S का सुपरसेट था और T1 भी रहेगा। क्यों? क्योंकि S के वेक्टर्स तो सभी रहेंगे इसमें, S का तो कोई वेक्टर हटना नहीं है, हटेगा तो बीटा ही। तो ये एक वेक्टर का निष्कासन हो गया। जो T में विशेषता थी वो क्या थी कि T S का सुपरसेट था और T जनक था और LD भी था। T में से एक वेक्टर हटा के हमने T1 प्राप्त कर लिया और उसमें भी वो दो विशेषताएं बाकी रहीं कि वो भी S का सुपरसेट रहा और वो भी जनक रहा। अब इस प्रोसेस बीटा सदिश के निष्कासन के इस प्रोसेस को रिपीट करते रहें जब तक कि हमें आधार प्राप्त ना हो जाए। अब उस प्रोसेस को बहुत बार नहीं लिख रहे हैं। तो आगे की बात यह है कि अब यदि T1 Li है, अब ये जो T1 आ गया एक वेक्टर हटने के बाद, क्योंकि T तो LD था लेकिन अब एक वेक्टर हटने के बाद हो सकता है कि Li हो गया हो। अगर T1 Li है तो फिर T1 ही आधार हो गया, और T1 कैसा आधार हो गया? जो S का सुपरसेट है। और यही हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि Li समुच्चय S का कोई ना कोई सुपरसेट आधार होगा। तो अगर संभावना ये हुई कि T1 Li है तो T1 ही V/F का आधार है जिसका S उपसमुच्चय है, यानी कि जो S का सुपरसेट है। और यदि T1 भी LD है तो वही सेम प्रोसेस लग जाएगा। अगर ये T1 भी LD है तो फिर T1 में से कोई ना कोई वेक्टर ऐसा होगा जो अपने पूर्ववर्ती का रैखिक संचय है और वो वेक्टर बीटा वालों में से ही होगा। फिर उस बीटा वेक्टर को हटा के एक T2 प्राप्त कर लेंगे और वो T2 भी ऐसा प्राप्त होगा कि वो भी S का सुपरसेट रहेगा और वो भी जनक रहेगा। फिर आएगी बात कि ये T2 Li है कि LD है। अगर T2 Li हो गया तो T2 आधार हो जाएगा क्योंकि जनक तो है ही, और वो ऐसा आधार हो जाएगा जो S का सुपरसेट है। वही हमें प्रूव करना है। लेकिन अगर T2 भी LD हुआ तो पुनः वही काम करेंगे। T2 भी LD होगा तो T2 में भी कोई ना कोई वेक्टर ऐसा होगा जो अपने पूर्ववर्ती का संचय होगा, और वो वेक्टर कोई बीटा वाला ही होगा, और उस बीटा वाले वेक्टर को हटाकर
T3 प्राप्त कर लेंगे, वो भी जनक बना रहेगा, वो भी S का सुपरसेट बना रहेगा। इस तरह से जो हमने T बनाया है उसमें बीटा वेक्टर्स का निष्कासन करते जाएंगे। तो इस प्रक्रिया से कुछ बीटा सदिशों के निष्कासन द्वारा T का एक उपसमुच्चय TR, अब वो कोई सी भी स्टेज पे आ सकता है। पहली स्टेज पर T1 ही आ जाए तो R बराबर 1, T2 आ गया तो R बराबर 2, कोई सा भी होगा। तो इस प्रक्रिया से कुछ बीटा सदिशों के निष्कासन द्वारा T का एक उपसमुच्चय TR ऐसा प्राप्त होगा जो Li हो जाएगा। यानी जब तक LD आता रहेगा तब तक एक एक वेक्टर हटाते रहेंगे, जब Li आ जाएगा उसको नाम दिया हमने TR। और वो Li तो होगा ही, S का सुपरसेट वो बरकरार रहेगा। सुपरसेट क्यों बरकरार रहेगा? क्योंकि अल्फा वेक्टर कोई नहीं निकल रहे, S के वेक्टर तो उसमें रहेंगे, बीटा वाले ही निकल रहे हैं। और वो जनक तो रहेगा ही, क्योंकि निष्कासन की हमारी प्रक्रिया है ही ऐसी कि हम उसी वेक्टर को छांट के निकालते हैं कि जिसके निकालने से जनक होने के गुणधर्म पर कोई फर्क ना पड़े। तो जब भी Li समुच्चय आ जाएगा वही समुच्चय जनक और Li होने के कारण आधार हो जाएगा और वो S का सुपरसेट रहेगा। और वो वाली संभावना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि Li कभी नहीं आएगा, वो नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता था कि सारे बीटा हट जाएं, तब तो बचेगा Li ही। अगर सारे बीटा हट जाएंगे तो अल्फा अल्फा वाले बचेंगे, और अल्फा अल्फा वालों का समुच्चय तो Li है ही। तो वो संभावना नहीं है कि Li आएगा ही नहीं, कभी अवश्य आएगा। तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया कि अगर S Li समुच्चय तो उसका कोई ना कोई सुपरसेट ऐसा ज़रूर होता है जो आधार होता है, और उसको हम S का विस्तार कह सकते हैं। इस TR को S का विस्तार कह सकते हैं। यह TR ही वह अभीष्ट आधार है जो S का विस्तार है, अर्थात S आधार TR का उपसमुच्चय। तो ये प्रूव हो गया कि एवरी Li समुच्चय इज ए पार्ट ऑफ ए बेसिस। प्रक्रिया अच्छी तरह समझ ही ली, लेकिन इसको ऐसे भी समझ लें कि हमने जो प्रूव किया है वो क्या है। S में थे अल्फ़ा 1 से, उदाहरण के लिए ले लें, मान लो अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा 9 वेक्टर थे और ये Li था, लेकिन